सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई देखो अभी स्टडी पे भी फोकस करना है बिकॉज अपना नवंबर वाला एग्जाम आ रहा है। रैली के एग्जाम जिन कैडेट्स का है वो डेफिनेटली अपना फोकस कर सकते हो। ठीक है, आपकी एग्जाम के रिलेवेंट होने वाला है कंटेंट, उसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस टाइप किए हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, मीन्स आप इसे टेस्ट की तरह एज्यूम कर सकते हो और आपको अपना स्कोर कॉपी पेन उठाए बिना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे PQRS वाले सारे का सारे एग्जाम रिलेवेंट मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल सेशन होने वाला है। सो दिस इज़ द पार्ट 7 और मैंने एग्जाम की तरह यहाँ पे ये भी लिख दिया कि कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, एवरीथिंग। तो आप चेकआउट कर सकते हो PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके डाउनलोड कर लेना। सो चलो चलते हैं, दिस इज़ द पार्ट 7। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मार्क द चॉइस क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल्स। हाँ, आपसे भी एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि प्लीज़ भाई ये बताना कि इस वीडियो में साउंड आ रहा है कि नहीं, क्योंकि साउंड अगर बीच में कहीं भी कटता है, अभी इश्यूज़ आ रहे थे बहुत दिन से, आज मैंने सही किया है जो मुझे लग रहा था। आई थिंक ओवरऑल अभी सही भी हुआ है। सो आप में से जितने भी लोग फेस करना तो बताना, वीडियो फुल वॉच करना और ये जरूर बताना कि अंशु भाई अभी साउंड बीच में कहीं भी नहीं कटा है। सो जेन्युइन बताना, और ये अगर बता सकना कि इस जगह पे कटा है तो मैं ज़रूर उससे पे मतलब वर्क कर पाऊँगा। सो प्लीज़ बताना। सो चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अपने को सेम मीनिंग बताना था किसका, टैक्सिंग का। तो देखो टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स मतलब कि किसी से मान लो ऋण टाइप में वसूलना, डिमांड करना कि भाई मुझे इतना डिमांड है, मेरा इतना डिमांड है कि मुझे इतना ये दो आके। ठीक है, तो टैक्सिंग का सेम मीनिंग पूछ रहा था तो वो हो जाएगा डिमांडिंग। ठीक है, बाकी और सब आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, चूज़ द अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड इंशुलर का। देखो इंशुलर मतलब क्या होता है, इंशुलर का मैं एक मीनिंग बताऊँ तो इंशुलर मतलब होता है लाइक जैसे कि कोई भी वो होना सकरा टाइप का, मान लो किसी मतलब गली टाइप में, कोई गली टाइप में। तो लेकिन यहाँ पे इंशुलर का सेम मीनिंग तो नैरो हो जाएगा, बट यहाँ पे पूछा है अपने को कि इंशुलर का बताओ कि अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सा है, इंशुलर का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा लिबरल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। Speaking rudely to the judges was rash behavior. You really hurt your chances of winning. In the above context, what does rash mean? Means RASH एक मीनिंग आया है जिसका मतलब होता है हीडलेस होना। ठीक है, रेकलेस होना, हास्टी होना, केयरलेस होना। ठीक है, तो मतलब आप जज से बात कर रहे थे और उनके सामने ऐसे हो गए, आपने बिहेवियर अच्छा नहीं परफॉर्म किया और आपने जीतने का चांस खो दिया। तो इसका रैश का मीनिंग पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे राइट मीनिंग कौन सा होगा थर्ड का, इसका राइट मीनिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विथ लिटिल थॉट और कंसिडरेशन। मतलब छोटी मोटी सोच धारा, छोटी मोटी विचारधारा रखने वाला बंदा, मीन्स फड़फड़ा टाइप में गया, थोड़ा सा जल्दी मीन्स जल्दी में आ गया और फिर उसने क्या कर दी, गलती कर दी। सो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स। इडियम से यहाँ पे अच्छा पूछा है। इडियम क्या है यहाँ पे, अप अ ब्लाइंड डेली, अप अ ब्लाइंड डेली। अप अ ब्लाइंड डेली का आपको इडियम बताना है। अब देखो अप अ ब्लाइंड डेली का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। अप अ ब्लाइंड डेली लाइक जो चीज़ मतलब जिसे बोलते हैं ना आंखें मीच के चलना। ठीक है, आंखें मीच के चलना, वैसा ही कुछ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का डी होगा। फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम। मतलब कि कैसे चीज़ को फॉलो करना जिसका मतलब कोई रिजल्ट मान लो आपके फेवर में ना हो, ऐसी चीज़ को वो अपने आप में। देखो इडियम्स जितने भी आपके एग्जाम पे आएंगे अपने आप में उनका मीनिंग पहले से ही पता चल जाता है। तो अप अ ब्लाइंड डेली का जो रियल मीनिंग होगा वो होगा फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड ऑफ एन अनडिजायरेबल आउटकम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, PQRS से क्वेश्चन है। वैसे ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ भाई कैंडिडेट कमेंट करते हैं भाई मेरे आपका टेस्ट बहुत ईजी था और 20 में से मेरे 20 आ गए। तो बताओ PQRS से क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिफिनेटली लिख के ले लेना कि आपके कॉपी पे आपके एग्जाम पे PQRS से आएगा, अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो ये तो PQRS है। अभी स्टार्ट होता है यहाँ से कि विन्नो वांट्स टू लीव फॉर हैदराबाद बाई द 5 o'clock ट्रेन। उसके बाद P वाला ऑप्शन ये हुआ, Q वाला ऑप्शन ये हुआ, R वाला ऑप्शन ये हुआ और S वाला ऑप्शन ये हुआ। बेसिकली अगर इतना ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे, उसका 6 नंबर यहाँ पे लास्ट में ये ऐड करना है। आज अगर मैं बता दूँ, अगर एग्जाम में इतना बड़ा आ जाता है मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन छोड़ देता था। पहले तो इस पर टाइम भी ना देता था, क्योंकि भाई अगर मैं इसे सिंपल भी करूँगा, कितना भी फास्ट करूँगा, फिर भी ये 45 to 60 सेकेंड ले ही जाएगा, मतलब कि 1 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन पे बेस पे जो कोई करता है, क्योंकि इसके 2 ट्रिक्स होते हैं, या तो आप रियल मीनिंग निकाल पाओ या फिर इसके ऑप्शन पे जाके कर सकते हो, क्योंकि 1-2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हो ही नहीं सकता ये वाला। तो बताना भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 का 5 का राइट आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो निकाल लो, अभी निकल गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर नहीं आंसर कर पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में से पिक कर लूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे। तो देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा जो ओरिजिनेटेड है ना, इसके बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है। क्या था, ओरिजिनेटेड इन होता है। तो द ट्रबल ओरिजिनेटेड इन अ पिटी क्वेरल्स, बस हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इट इज़ ड्यू टू दियर लेथार्जी। अच्छा, एक मीनिंग आता है लेथार्जिक, ये लेथार्जी है, लेकिन एक मीनिंग आता है लेथार्जिक जिसका होता है सेम मीनिंग लेजी, क्योंकि एग्जाम पे पूछा हुआ है तो याद आ गया लेथार्जिक। दैट ही प्लान फेल थ्रू, इसका राइट मीनिंग क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेल थ्रू है ना, जो एक इज टू कोलैप्स वर्ड होता है। कैसा होता है, कोलैप्स वर्ड होता है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू दियर लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अपने को एरर बताना है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे एरर देख लेते हैं। ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ, ठीक है, मिस्टेक क्या होता है, विच आई एम सर्टेन, ठीक है, मतलब ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच, जो मैंने एक्सेप्ट की थी वो मिस्टेक की, कोई बात ना, नो एरर। सो राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, नो एरर। यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, तो बेमतलब एरर मत बना देना अगर एरर नहीं बन रहा है। ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, रीड ईच सेंटेंस टू द फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। मीन्स फिर से अपना एरर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर अ वीक, नो एरर। तो यहाँ पे देखो आया है, यहाँ पे एरर पहले बताओ क्या होगा, सोच लिया, टिक कर लिया, कॉपी पे लिख लिया, अच्छी बात है। चलो मैं इसका बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक हैप्चुअल एक्शन, ठीक है, एक हैप्चुअल एक्शन किया जा रहा है, जबकि आपको पता होगा ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज किया जाता है। तो आई के साथ में यूज्ड का यूज नहीं होगा, आई के साथ में जो यूज होगा वो केवल यूज का ही यूज होगा, ना कि यूज्ड का। तो वाक्य कैसे बनने वाला है, टेंस कैसे बनने वाला है, ये आई यूज्ड अ पेयर ऑफ, आई यूज्ड नहीं, आई यूज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर अ वीक, नो एरर। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एरर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। देखो एक मीनिंग आपके एग्जाम पे बहुत पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से एरर था। फिर से कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कैपेबल ऑफ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन अ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, कोई बात नहीं, करते हैं। टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, आस्क द प्रिंसिपल। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ लेना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट के आएंगे पक्के, और 1 से 2 क्वेश्चन पैसिव वाइज के। ये बिल्कुल फिक्स मतलब क्वेश्चन होते हैं कि आपके एग्जाम पे आएंगे। मैथ्स का जैसे नहीं पता होता कि बिल्कुल फिक्स आएगा कि नहीं, पता लगा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं आया, डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसा हो जाता है मैथ्स पे। बट इंग्लिश पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, आस्क द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने पूछा टीनू से, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीनू, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीनू। अब वेयर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बिल्कुल सही है, वेयर ही लग जाएगा। तो आगे चलते हैं, वेयर, और वेयर के बाद यू, तो वेयर यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, टीनू के अनुसार, तो आ जाएगा ही। और वर्ब कौन सी आ जाएगी, वर्ब भाई कौन से आएगी, तो हैव के अनुसार आ जाएगा हैड, ही हैड बीन ऑल, और दीज का हो जाएगा दोज डेज। तो भाई ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। देखो द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। अब नेक्स्ट वाला आप देख लेते हो, यहाँ पे हैज बीन लगा दिया, गलत हो गया, हैड ही बीन, भैया ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं, ही हैड बीन होगा, तो प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर वाज लगा दिए वर्ब, तो ये गलत हो गए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे, अच्छा फिर से डायरेक्ट है, चलो फिर से करते हैं। वर्ब हैव है तो मतलब हैड लगने वाला है। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, मीनू सेड हर ब्रदर, मतलब मीनू सेड हर ब्रदर, तो कोई बात नहीं, हैव मतलब कि इंटरोगेटिव में फिर से आस्क्ड लगेगा, तो बनाते हैं इसे फिर से, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कैसे होगा, सो करते हैं। मीनूस ब्रदर ये सब्जेक्ट है, आस्क्ड मीनूस ब्रदर आस्क्ड हर। नेक्स्ट इफ़ यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, मीन्स अपना जिसे कंजक्शन बोलते हैं। आगे यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, मीनू के अनुसार, तो आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब हैव का वर्ब क्या आएगा, हैड आएगा, और फिनिश्ड है ही, ठीक है। तो ही सी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट, कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, यहाँ पे मैंने फिनिश्ड टाइप कर दिया, यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव किसका बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है आई सा हिम लिविंग द हाउस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द हाउस, तो द हाउस। और देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब है, तो किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब कि वाज वेयर वर्ब आएगा, तो द हाउस। अच्छा इधर से क्यों उठाओगे, हिम है ना, तो इधर से वर्ब लो ना, इधर से ऑब्जेक्ट को उठाओ तो ही आ जाएगा, ही। देखो
सो ही के साथ में ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। ही के साथ में क्या आ जाएगा, ही के साथ में आ जाएगा वाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ ना, तो ही के साथ में वाज आएगा। अब सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, तो ही वाज सीन। अब उसके बाद ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। तो आपका राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अभी आप लोगों के पास वो गोल्डन चांस है जिसे आप मिस नहीं कर सकते हो। भाई है क्या, एग्ज़ाम आपका क्लोज है। अगर अभी आप टेस्ट ऑनलाइन नहीं लगाओगे, अपने को नहीं पढ़ोगे, तो कब लगाओगे। एग्ज़ाम के काउंटिंग के बोलूँ तो 30 डेज़ बचे नहीं, 30 डेज़ भी नहीं बचे हुए, क्योंकि आज 4 अक्टूबर होने जा रहा है। और 4 अक्टूबर को अगर आप टेस्ट नहीं लो, क्योंकि क्योंकि एपीकैट के एग्जाम शुरू हो गए, तो इसके भी एग्जाम डेफिनेटली अब तो होने ही है, तो पोस्टपोन का कोई चांस नहीं है। काउंटिंग के 30 डेज नहीं बचे। अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो सभी लगाते थे, बट अभी कोई नहीं लगाता। तो मेरा सजेशन है परीक्षा ऐप पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट बाई करो। अंशु भाई कितना प्राइस होता है कैसा, तो आप कहोगे तो मैं बताऊँ, इसका प्राइस होता है केवल 140 रुपये। जब अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल दोगे, ऑनलाइन D50, इसके फायदे कितने टेस्ट मिलते हैं, 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, आप एक्स ग्रुप की तैयारी करते हो, वाई ग्रुप की एग्जाम की तैयारी करते हो, दोनों के लिए एक्स वाई ग्रुप के लिए भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप जाके बाई करो और ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। भैया 1.5 लाख कैंडिडेट वहाँ पे किसी टेस्ट को लगाते हैं। 1.5 लाख पे आप जान पाओगे कि आपका रैंक कितना आ रहा है, पहले से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अभी 15 से 20 दिन जी जान लगा के मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कॉमेंट में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और 140 रुपये आई थिंक कुछ नहीं होता आपके लिए, तो प्रैक्टिस करो और एज मच एज यू कैन। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। बस इससे आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आप पहले से ही जान पाओगे। भाई एग्जाम रिलेवेंट वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन तब तक सबमिट नहीं होगा, इंग्लिश का जो टेस्ट है परीक्षा पे तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक आप मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक 20 मिनट नहीं होंगे। एग्जाम पे भी तो ऐसा ही होता है, तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते जब तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन अपडेट कराते रहते हैं, सर लोगों को बता के कि सर ऐसा करा दीजिए, वैसा करा दीजिए, और एग्जाम रिलेवेंट वहाँ पे कंटेंट रहता है। फिर से एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। क्या पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो कैसे बनाना है इसको, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, पहले इतने को केवल बना लो, ठीक है। तो अ लायन डज नॉट ईट ग्रास बिल्कुल सिंपल से, और बाद वाले को उसी बेसिस पे बिल्कुल सिंपल सा ऐड कर देना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, तो 14 पे देखो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ग्रास, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे वर्ब है, तो किस में आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ग्रास इज नॉट ईटन बाई अ लायन, ग्रास इज नॉट ईटन बाई अ लायन। भैया यहाँ पे इतना ही मिल गया, ग्रास इज नॉट ईटन बाई अ लायन। अब बाद वाला उसे वैसे ही जोड़ देना है, तो मतलब कि राइट आंसर अपने को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही मिल गया, अदर्स करने का कोई नीड नहीं। मैं कहता हूँ रूल्स पढ़ो, वैसे एलिमिनेट करना सीखोगे अच्छी बात है, बट अगर रूल्स आते हैं देन आपको एलिमिनेट करने का नीड ही नहीं है, आप केवल राइट वाले पे क्लिक करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपको यहाँ पे बताना है कि आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, ए आ जाएगा क्योंकि ये एक ही है, न्यूयॉर्क जो है केवल एक ही है, तो न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। अगला क्वेश्चन फिर से एक मैंने लिया है यहाँ पे, आर्टिकल से क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, आज ही रिसेप्शन है, तो भाई ये क्या है, ये डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, आज आप अटेंड कर रहे हो ना, डिफिनेटली बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो चलो पैसेज पढ़ते हैं चल के। तो पैसेज कहाँ से शुरू होता है, पैसेज शुरू होता है यहाँ पे इधर से। एक बार तेजी से पढ़ता हूँ फिर चलते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा, मीनिंग नहीं बताऊंगा, सिंपल सा मीनिंग है, छोटा सा है, तो आप देखना, मैं बिना पढ़े ही आप भी कर पाओगे मेरे साथ में, बस साथ में पढ़ते चलना। काइकशूस वाज यंग एंड फिल्ड विद प्राइड एट द थॉट ऑफ द ग्रेट एंड स्प्लेंडेड किंगडम दैट वाज अंडर हिज रूल। ठीक है भाई, मतलब उसके अंडर रूल में था स्प्लेंडेड किंगडम, एंड वुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, कि उसने कॉन्सिकुलर्स की उसने मीन्स जो उसकी वाइफ थी उसकी मीन्स जो एडवाइस थी वो नहीं सुनी, बट थॉट दैट his will should be set above all the wisdom of the earth. Then evil spirits who are always on the watch to ruin mortals saw this and laid a snare for him. One of them took upon himself the form of a singer and came to the Shah as he sat in his garden among his nobles, very sweety and minstrel sangs to that all the company listened intently.
and the song that he sang were all about the beautiful city of Majidharan. When the proud Shah heard these songs, he stood up and cried aloud, I will go to the beautiful city and take it from my one. कोई नहीं, why did Kaikajus feel proud? क्यों महसूस करता था? बिकॉज उसके पास एक बड़ा किंगडम था, स्प्लेंडेड किंगडम था। आपने सिंपल से वर्ड में पढ़ा, एक ही लाइन में, मैंने केवल एक ही लाइन में पढ़ा है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ मुझे पढ़ने का नीड ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा है कि वो एक सर्वाइवर था, सेविवर था, ओमनीपोटेंट था, ग्रेटेस्ट रूलर था, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखो, वाई डिड ही नॉट लिसन टू दैट वॉइस ऑफ हिज वाइफ? उसने अपनी वाइफ की मतलब जो मेन वाइफ थी उसकी बातें क्यों नहीं सुनी? बिकॉज ही थॉट क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही थॉट दैट ही वाज सुपीरियर इन विजडम टू ऑल द मोटर्स इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज वो सोचता था, क्योंकि अभी अपने को ऊपर मिला था ना, यहाँ पे देखो ये मिला था कि अपनी वाइफ से वो सोचता था कि वो सबसे बेटर है। इधर ऐसा पैसे जाएगा ना तो आप उड़ा दोगे, मुझे फुल बिलीव है। अगला है, व्हाट वाज द स्नेयर द इविल स्पिरिट्स लेट फॉर हिम? मींस उसके लिए क्या गंदी बातें थी जो उसे मतलब अट्रैक्ट कर ले गई गलत एरिया की और ऐसा कुछ। तो वन ऑफ द इविल स्पिरिट्स, यहाँ पे देखो, वन ऑफ द इविल स्पिरिट्स ड्रेस्ड एज अ सिंगर केम टू अ Caucasus एंड गेव हिम एलिक्सर। द रिजल्ट वाज द Caucasus वाज टेम्प्टेड टू कन्क्योर द वर्ल्ड। यहाँ पे राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 19 का? राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। One of the evil spirits dressed as a singer came to the Caucasus and sang sweetly of the beautiful city of Majidharan. The result was that Caucasus was tempted to conquer the city. Next question number 20. What did the Shah say when he heard the song? तो क्या कहा शाहसेन ने जब उन्होंने गाना सुना? तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही मस्ट गो टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ माजिदरन एंड कन्क्योर इट। सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी होने वाला था। देखो मैंने पैसेज पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बिकॉज पैसेज ही आप इजीली कर पाते हैं, जो अब हार्ड होगा मैं पैसेज जरूर कराऊंगा। आपसे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि भाई वॉइस का इशू आया हो तो जरूर बताना, एंड वीडियो जैसा लगा हो कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और उस परीक्षा पे टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर जरूर बताओ। थैंक यू एंड जय हिंद।